आज हमारी चर्चा का विषय ऐसा है जो हर उस इंसान की रूह को झकझोर देगा जो कभी ना कभी पानी की सैर के शौकीन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर्यटन के नाम पर एक खूनी खेल खेला गया और 9 मासूम जिंदगियां जल समाधि में चली गई। सवाल ये कि जबलपुर क्रूज हादसे में 9 जिंदगियों का असली जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर मुनाफा कमाने की सोची समझी हत्या? आज हम इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे और उससे पहले उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें उन 9 परिवारों के दर्द की, जिनको आप महसूस कीजिए, जिन्होंने अपने बच्चों, बुजुर्गों, अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। जब मौसम खराब था, आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और प्रशासन की ओर से सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही थी, तब आखिर किसके शय पर वे नाव और क्रूज मौत के सफर पर निकले? किसने इन्हें पानी में उतरने की हरी झंडी दी? आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस क्रूज या नाव में दर्जनों लोग सवार थे, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या एक भी लाइफ जैकेट मौजूद थी? अगर नहीं तो क्यों? क्या अधिकारियों और क्रूज संचालकों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी लापरवाही संभव थी? पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसे कमाने के लालच में इंसान की जान की कीमत को शून्य कर देना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन सिस्टम की इस लापरवाही पर जवाबदेही तय करनी ही होगी। सवाल कई हैं। क्या आखिर बिना उचित परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के क्रूज का संचालन कैसे हो रहा था? स्थानीय प्रशासन क्या कुंभकर्णी नींद सो रहा था? पर्यटन स्थलों पर लाइफ जैकेट और तैराकों की तैनाती अनिवार्य होने के बावजूद आखिर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? क्या सिर्फ क्रूज का संचालन करने वालों पर कार्रवाई से काम चल जाएगा या उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था और जिसका खामियाजा भुगता इन लोगों ने जो इस क्रूज पर सवार हुए? तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्रूज पर सवार होने के बाद की ये तस्वीर, जब लोग गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, और इसीलिए जाते हैं ताकि वहां पर ये लोग एंजॉय कर सकें, इस क्रूज पर सवार हो सकें, लुत्फ उठा सकें, देख सकें आसपास का नजारा। हर कोई इसीलिए जाता है, दूर दूर से जाते हैं। ये लोग जिनको अभी इल्म भी नहीं है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको अंदाजा भी नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन ये इसमें सवार हुए और उसके बाद इतना बड़ा हादसा कि आप देख सकते हैं कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप इतने गहरे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, आप बोट में सवार होते हैं, क्रूज में सवार होते हैं, तो भाई सबसे पहला नियम यही होता है कि लाइफ जैकेट आप पहने, लेकिन किसी ने नहीं पहन रखी है। आखिरकार इनको क्यों नहीं निर्देशित किया गया? वो आराम से बैठे हैं सब, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, और अगले पल जो हुआ उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर, सवाल लापरवाही को लेकर। क्या पैसे कमाने के लिए लोगों की जिंदगियों को इस तरह किसी जोखिम में डालना ठीक है? प्रोफेसर अनिल गुप्ता प्रमुख हैं ICARS के IIT रुड़की नोएडा केंद्र, जिनसे मैं जानना चाहूंगी। प्रोफेसर अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और आज का जो विषय है, जो कुछ हुआ कल बरगी डैम में, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, कहा जा रहा है कि उस पर जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग सवार थे, ये भी बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्रूज पर जब कोई भी सफ़र करता है, सवारी करता है, तो कुछ तो डूज एंड डोंट्स उसके होते होंगे, क्योंकि आसपास तो चारों तरफ इतना गहरा पानी, तो एक डर ज़रूर हर किसी के दिमाग में रहता है। तो उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स तो होंगे सर। श्रद्धा जी, बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, तो और इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप लेके आए हैं। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन 5 बिंदु हैं जिनको जल्दी से मैं बात कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने जिम्मेदारी की बात करी, उसके पहले मैं ये 5 बिंदुओं के पहले मैं करूँ कि जिम्मेदारी इसमें सभी की है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो उनके संचालन करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो उनके प्लेयर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो इस पर्यटन में शामिल होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग,
और जो लोग उसमें सवार होने गए और जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई या समस्या का सामना करना पड़ा, वो भी उतने ही शायद 33% के वो भी जिम्मेदार हैं। और मैं इसको 5 बिंदुओं के माध्यम से बोलूंगा। आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ड्राउनिंग पहले से भी एक बहुत बड़ी घटना माना जाता था, जिसमें ड्राउनिंग से बहुत लोगों की जान जाती है, डूबने से। अब वो छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, सारे मिला करके। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना कोई ऐसी हो गई कि हमें कोई मालूम नहीं था, ये हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जबलपुर में जो रिवर का पर्यटन है, चाहे वो ग्वारी घाट में हो, चाहे यहाँ पर भी हो, भेड़ा घाट में है, कई इस तरह ऐसी चीजें हैं बरगी डैम में, और मध्य प्रदेश में और भी कई साइट्स हैं जहां पर इस तरह के पर्यटन है। तो इन चीजों को देखते हुए अगर हम देखें, और स्टैम्पीड की भी घटनाएं हुई हैं, तो ये सारी घटनाओं के पीछे व्यवस्था को सही ढंग से ना देखना, उसकी मॉनिटरिंग न करना, और ये तय अच्छे से ना किया जाना कि जो मानक नियुक्त किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं, उन मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं। तो ये पहला बिंदु है। दूसरी बिंदु मैं लेके आऊंगा कि हमने क्या किया है कि जो कॉपी जो एक अप्रोच हमारी शुरू हो गई है कि विदेशों के अंदर है साहब, ये बड़ी बड़ी जगहों में हमारा क्रूज वाला सिस्टम है, हम उसको कॉपी तो कर रहे हैं और लोगों को उससे प्लेजर का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसको कॉपी करने में हम सिर्फ वो एक पार्ट कॉपी कर रहे हैं। उसके लिए कैसे सेफ्टी की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उनको सब इग्नोर कर रहे हैं। तो कॉपी कर रहे हैं बहुत तेजी से इस तरह के पर्यटन। छोटी छोटी जगह, जबलपुर के अलावा भी छोटी छोटी जगहों में भी इस तरह के पर्यटन बढ़ रहे हैं। और ये इसके साथ मैं आपको आप बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह की जो भी पर्यटन स्थल होते हैं, वहां पे एक रेस्क्यू टीम हमेशा होनी चाहिए, सफिशिएंट नंबर में, जितने लोग आते हैं उनके हिसाब से। रेस्क्यू टीम थी क्या वहां पे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर वहां पे था क्या, उसके अंदर किस तरह की व्यवस्था थी, कम्युनिकेशंस किस तरीके के थे, जो क्रूज में लोग चल रहे थे वो क्या कनेक्टेड थे, कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम था, नहीं था, एक बड़ी बात है। तीसरी बात मैं एक लेके आता हूं कि जो हमारे लोग, जो पर्यटक हैं, एक सिंड्रोम हो गया है कि जब हमारे पास थोड़ी सी भी संसाधन आते हैं तो हम मजा वाला सिंड्रोम अभी बहुत शुरू हो गया है, प्लेजर। तो पैसे खर्च करके हम ये नहीं देखते कि जहां पर हम जा रहे हैं उस प्लेजर ट्रिप के लिए या प्लेजर के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम वहां पे हैं या नहीं है, मौसम उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, मौसम की क्या चेतावनी है, हम उसको इग्नोर करते हैं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं। लेकिन यहाँ के मामले में अगर मैं बात करूं, कल तो पूरे भारत में जगह जगह पर तेज आंधी तूफान, चाहे मैं बंगाल की बात कर लूं, दिल्ली एनसीआर की बात कर लूं, यूपी में अलग अलग जगह पर इस तरीके से आंधी तूफान था, तो क्या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जब इस तरीके का बिगड़ा हुआ मौसम होने वाला है, जो कि मौसम विभाग तो पहले से बता देता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसके बावजूद क्यों इतने लोगों की जान को जोखिम में डाला गया? क्या रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल श्रद्धा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, और इसमें अलर्ट भी जारी किया गया था। और मैं तो बोलता हूं कई बार मौसम में बिल्कुल तात्कालिक परिवर्तन भी आ सकते हैं, जब 10 मिनट 15 मिनट के बीच में भी ऐसी घटना हो सकती है। इसके लिए भी इसको भी समझ करके कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जब आप जल के बीच में हैं और ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। और मैं बिल्कुल फटाफट दिए 2 बिंदु और सर मैं रुक करूंगी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मैं रुक करूंगी ये 2 बिंदु का। और एक और सवाल रहेगा कि पिछले महीने ही मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ था, उससे क्या किसी ने कोई सीख नहीं ली? वहां पे भी लाइफ जैकेट देखा किसी ने नहीं पहनी हुई थी। मैं रुक करूंगी। शांतिलाल प्रजापति हमारे साथ यवतमाल से जुड़ चुके हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ समझते हैं आप इस हादसे को, कैसे समझते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम ये हादसे के बारे में आपको क्या बताऊं मैडम, एमपी, यूपी और बिहार में मैंने यात्राएं की, वहाँ जानवरों की तरह टेम्पो में भर के यात्रा की जाती, ना तो कोई प्रशासन का डर है ना कोई सरकार का डर है। और कोई भी टूरिस्ट एरिया पे उनको कोई डर ही नहीं है गवर्नमेंट के, सरकार का। वो किसी तरह 50 लोग बिठाने रहते तो वहाँ 75 लोग बिठा देते। और मनमानी पूरी भारत में चल रही। ट्रांसपोर्टिंग में जाइए कि 10 टन माल ले जाना रहता तो वहाँ 15 टन माल लेके जा रहे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा लोगों को भारत का हाल है, इसकी तरफ हमें सोचने की जरूरत है मैडम। बिल्कुल बहुत जरूरत है। और कोई भी हादसा होता है ना अनिल सर, तो हम इस पर सवाल करना शुरू कर देते हैं, हम बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है, जिसके चक्कर में बार बार खामियाजा भुगतते हुए लोग, मासूम लोग नजर आते हैं। मैं यहीं से आपकी बात शुरू करूंगा। जो आपने बोला कि जब कोई हादसा होता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। हादसा जब नहीं है उसके पहले प्रशासन की क्या तैयारी है और क्या तैयारी होनी चाहिए, उसकी ऑडिट। और हम कई बार स्किल्स की बात करते हैं, बहुत छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनकी गलतियां निकालते हैं।
ठीक है, उनकी गलतियां हैं, लेकिन उनकी गलती क्यों है ये हम सोचें कि क्या उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षण दिया गया है, क्या उनकी सही समय पे मॉनिटरिंग होती है कि वो सही काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी एक बात है कि कितने लोगों को उसमें रखना था, कितने लोगों को नहीं रखना था, उसके साथ और क्या सामान उसमें रखा गया। लाइफ जैकेट, जब वो हंसते खेलते वाली एक वीडियो आ रही है उसके अंदर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है, हुई है, बिल्कुल। क्योंकि लाइफ जैकेट बोट के अंदर पहुंचने के पहले पहनानी चाहिए और लाइफ जैकेट चेक होनी चाहिए कि उसकी स्थिति सही काम करने योग्य है नहीं की, और लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि उन्हें लाइफ जैकेट कब पहननी है और किस तरह से पहननी है, इसकी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट मैं इस पे आऊंगा कि ट्रेनिंग हमारे यहाँ बहुत ही पुअर है। ट्रेनिंग के नाम पे हम सिर्फ थोड़े बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो वहां पे बोर्ड पे काम कर रहे हैं उनको तो ट्रेनिंग देनी है, लेकिन जो लोग इसको सुनिश्चित करने की जिसकी ड्यूटी है कि वहां पे पूरे पर्यटन स्थल पे रेस्क्यू टीम तैनात है, रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग है, वो सही काम कर रहे हैं, उनके पास सही रिसोर्सेस हैं, इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग। ये एक छोटे छोटे व्यक्तियों पे आरोप लगा के या छोटे व्यक्तियों को के ऊपर आरोप सिद्ध करके पल्ला झाड़ने से ये इस तरह की घटनाएं खत्म नहीं होंगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा जिसको सवाल हमको है ना देखना कि पड़ेगा। जब भी कोई घटना होती है, गाज किसी पर गिरती है, क्या बाकी लोग जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि एक चेन होती है, कहीं भी आप जाते हैं, मान लीजिए क्रूज पर ही जा रहे हैं, तो एक चेन होगी ना, कोई बिल्कुल। जूनियर होगा, कोई सीनियर होगा, किसी के अंडर कोई होगा तो उसी के इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहा होगा, तो एक पूरी बाकायदा चेन होगी। लेकिन इस चीज को समझा नहीं जाता। सर, मैंने मथुरा का जिक्र किया, मथुरा में भी यही देखने को मिला था कि लोग खूब भजन गा रहे थे, लेकिन किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। हाल ही की बात है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और फिर हमने एक और हादसे की हम चर्चा कर रहे हैं। जी। और इसमें जो हमारा बिहेवियर है, पब्लिक बिहेवियर, कई बार पब्लिक खुद भी नहीं उस पे पहनना चाहती पब्लिक। तो एक ये भी है कि लाइफ की वैल्यू जो हम खुद और जो जिस क्रूज में सवार हो रहे हैं या जहां पर भी हम जा रहे हैं वहां पर उस तरह की वैल्यू की गई है या नहीं। दूसरी बात है कि सेफ्टी ऑडिट की जो बात करते हैं ना, सेफ्टी ऑडिट सिर्फ फैक्ट्री या बाकी चीजों तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए कि जो भी प्रस्तावित किया गया है, जो भी मैनुअल्स में लिखे हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, अगर नहीं किए जा रहे तो क्यों नहीं किए जा रहे हैं और उनके लिए कौन जिम्मेदार है। ये बातें मैं बिल्कुल इस बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल। जिम्मेदारी आखिर किस किस की है सर? क्योंकि अगर आप क्रूज पर जाते हैं, मैं कभी नहीं गई हूं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ तो नियम होते होंगे। आपने चाहे टिकट लिया या कुछ लिया, वहां पर आप जा रहे हैं, चारों तरफ आपके पानी ही पानी है, आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है, तो भाई प्रशासन और जो उसके जिम्मेदार हैं उनको तो देखना ही चाहिए। एक नागरिक होने के नाते और अपनी खुद की जान की परवाह होने के नाते मुझे लगता है कि जो लोग जाते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि हमने बात की कि किसी ने भी सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी हुई थी। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि ये पिछले 10-15 वर्षों में ये क्रूज वाला टूरिज्म बहुत सारी नदियों में हमारे देश के अंदर बहुत सारे बांधों में हुआ है। अभी पहले जहां पे आरती नहीं होती थी, बहुत जगह पे वो शाम की आरती होने लगी है और बहुत सारे क्रूज चलने लगे। अच्छी बात है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को मौके मिल रहे हैं कि वो अपना मनोरंजन करें, थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन सुरक्षा के बिना अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हम अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और अपने रिसोर्सेज, अपने पर्यटन को भी जोखिम का एक अड्डा बना रहे हैं। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। इसको एक स्टैंड अलोन एक इंसिडेंट नहीं माना जाए। इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब भी सारी घटनाओं का एक जांच होनी चाहिए और इसको कैसे इस पे तत्पर कार्यवाही करके सुधार किया जाए। और सिर्फ वो लोग नहीं जो क्रूज चला रहे थे, पूरे बिहेवियरल सिस्टम को देखना चाहिए कि कैसे कैसे जो उसके ऊपर जो लीडरशिप है, कौन इसके लिए परमिशंस देता है, कौन हर महीने इनकी जांच करता है या हर हफ्ते इनकी जांच करता है या डेली कौन जांच करता है, ये कौन है। आप देखेंगे अगर वहां पे जाएंगे तो आपको पक्का फॉर्मेट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें डेली इसके इंस्पेक्शन पे कोई ना कोई साइन करता होगा, इसके बाद वीकली कोई ना कोई साइन करता होगा, मंथली कोई ना कोई साइन करता होगा। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है और यही मथुरा की भी बात है। जी। तो यही जिम्मेदारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक नागरिक होने के नाते या फिर हम एक यात्री होने के नाते जब हम कहीं भी ऐसी जगह जाके सफ़र करते हैं तो एक अपनी खुद की भी जिम्मेदारी हर किसी की बनती है कि अगर सेफ्टी जैकेट नहीं है या आपको नहीं दी गई है तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई हमको दीजिए या हमको पहननी है, क्योंकि ये लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही सर देखिए कितनी घातक सिद्ध हुई है। चाहे मैं मथुरा के हादसे की बात कर लूँ, चाहे ये बरगी डैम में जो हादसा हुआ है इसकी बात कर लूँ, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं सर कि वाकई में कोई भी सिहर जाए कि उसको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं। एक्चुअली मैं श्रद्धा जी लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम
जो बड़े डिजास्टर्स हैं उनको डिजास्टर मान के उनकी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहां पे हमने मौतों का को बहुत कम कर लिया है। लेकिन जो इस तरह के डिजास्टर्स हैं वहां पे मौतें और बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोच की बात है कि जहां साइक्लोन में हम कहते हैं, साइक्लोन में हमारी मौतें जहां हजारों में होती थी उसमें से 5-6 भी नहीं होती हैं, कम होती हैं। अर्थक्वेक में भी कम कर ली, बाकी हीट वेव में कम कर ली। इधर जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसमें उसमें मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा देख लें, यहाँ देख लें, स्टैम्पीड देख लें। तो कहीं ना कहीं एक हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि किस तरीके से हमें अपने पूरे सिस्टम को दोबारा देखना होगा और जहां भी कमियां हैं उसको और जिम्मेदारी उसमें तय करनी होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। ये बहुत जरूरी बात है। सर मैं रुक करूंगी। आर के कालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बाला से। आर के कालिया जी, स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। क्या कहना चाहते हैं, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे ये जो हादसा कल हुआ है इतना बड़ा जबलपुर में? देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत ही दुखद है। ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के हवाले से, हम अक्सर जुड़ते हैं, तब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, कोई भी हो, जिम्मेदारी तय नहीं होती, इंडिविजुअल हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सख्त सजा मिले उन लोगों को, तब जाकर कुछ भला होगा। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कालिया साहब। लेकिन जो बात बहुत सटीक उन्होंने कही है अनिल जी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, और ये सिर्फ एक क्रूज तक सीमित नहीं है सर। क्या होता है जो आपने कहा ना कि भाई भूकंप आना, उसको हमने सोचा साइक्लोन आ रहा है तो हमने कहा वहां पर हमने बहुत कोशिशें कर ली हैं, तो मतलब इंतजार थोड़ी करेंगे कि अब जाके क्रूज वाले मामले को देखें। या कितनी जगह मंदिरों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भीड़ हो, वहां भगदड़ हो जाती है, वहां हादसे हो जाते हैं। तो यानी कि आपको पहले से अलर्ट रहना है। एक मौत भी बहुत बड़ी हानि है हर किसी के लिए और बहुत अफसोसजनक है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बोट कैप्साइजिंग है वो लिस्टेड है, जो हाई पावर कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिया में थी, जो पहला हमारा एक तरीके से जो स्ट्रेटजिक चेंज आया था, और उसके अंदर बोट कैप्साइजिंग को था। लेकिन बोट कैप्साइजिंग को बस वो नाम के मामले में बस डाल देते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है कि भाई ये भी है, लेकिन उसके बारे में जितना सही ढंग से प्रयास होना चाहिए, उसका पहले इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ज्यादा हैं, इसमें बहुत ज्यादा साइंस वाली चीजें नहीं है। इसमें यह है कि जो बातें कही गई हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, कौन जिम्मेदार है, उसको पनिशमेंट दीजिए और चीजों को दुरुस्त करिए। सेम चीज भगदड़ के बारे में भी होती है, और लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस देना है। क्रूज में अगर आप लोगों को लेके आ रहे हैं तो जहां से टिकट मिलती है उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी देने चाहिए कि देखिए आपको अगर ऐसी घटना हो सकती है, ऐसा हो सकता है। पहली चीजें आपको इन बातों को ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स। इसके बाद अगर यहां पर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, क्या करना है। देखिए सबके पास मोबाइल फोन्स थे, सबके पास है, लेकिन उस समय सारे उस तरीके से व्यस्त हो गए कि मनोरंजन में व्यस्त हो गए, जबकि जैसे ही घटना स्थिति बिगड़ रही थी तो तुरंत खबरें हो सकती थी, लेकिन किसको खबर दी जानी है ये किसी को जानकारी है ना। और एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, कहां पर क्या हुआ तुरंत मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अभी तो आजकल इतनी बड़ी चीज है नहीं, आप अपने स्कूटर का नंबर भी सैटेलाइट के उससे देख सकते हैं, गूगल मैप से देख सकते हैं कि आपने स्कूटर कहाँ खड़ी करी है, उसका क्या नंबर है। तो तुरंत फटाफट पता चल जाना चाहिए कि ये घटना हुई, और रेस्क्यू में जो थोड़ा समय लगा क्योंकि आपने एनडीआरएफ को बुलाया, आपकी लोकल वहां की रेस्क्यू टीम होनी चाहिए ना। एनडीआरएफ तो बाद में आई, एनडीआरएफ का काम तो नेशनल लेवल का होता है साहब। बटालियन हमने 18-19 बटालियन कंट्रीज में अलग अलग जगह रखी हुई हैं, वो तो जाएंगी और वो तो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, एसडीआरएफ भी करती है। लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि वो हर जगह बैठे रहें। ये जिम्मेदारी आपकी स्थानीय जो उस वहां का टूरिज्म देख रहा है, वहां का जो मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जहां हम सफर कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जहां लोग आ रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं खतरे वाली जगह तो है ही, ये हर कोई जानता है। सर मैं रुक करूंगी आपका। दलजीत सिंह अम्बाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हादसे के बारे में? दलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं इसके ये जो मतलब इंसिडेंट हुआ है जी, इसके रिगार्डिंग में बोलना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम पहले से मतलब सख्ताई होनी चाहिए कि इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, और जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट आगे कोई ऐसे इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई, हर कोई इस बात को कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल सर, हम बार बार कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात, हम बार बार
जिम्मेदार कौन है, लेकिन क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बन पाता कि भाई यहाँ तक नौबत ही ना आए। सर, हम यही बात कर रहे थे कि हम हर बार एक हादसा हो जाने के बाद चर्चा कर रहे होते हैं, और हम क्यों नहीं ऐसे कुछ नतीजों पर पहुंचे अलग अलग जगह, अलग अलग विभागों में, कि हादसे ना हो पाए या ना के बराबर हो। देखिए, मैं पहले एक सवाल से शुरुआत करता हूं कि हमारे देश में इन जनरल क्या जान की कीमत है, खुद की भी और दूसरे की भी? शायद ये बड़ा सवाल हमको बहुत खुद से बड़ा पूछना सवाल। पड़े। ना पर्यटक और ना अधिकारी या काम करने वाले। और फिर इसके बाद मेरे तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा क्विकली। एक तो कि मॉनिटरिंग का बहुत अभाव है। आपने पहले बात करी थी सिस्टम की, कि सिस्टम नहीं है। मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि सिस्टम है और सिस्टम काफी अच्छा है। हमारे देश में जो प्लानिंग का सिस्टम भी है काफी अच्छा है। उसके अंतर्गत जो एसओपी बना करके बनानी है, वो एसओपीज भी बनी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में एसओपीज बनी हुई है, मध्य प्रदेश के भी अधिकांश जिलों के अंदर बनी हुई है। लेकिन उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, कई मामलों में बहुत कम हो रहा है, और ये इसलिए उसमें मॉनिटरिंग का बहुत अभाव है। दूसरी बात मैं बोलूंगा, कम्युनिकेशन अभाव है। ये कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन ये बड़े अधिकारी तक बात नहीं जा रही है या जनता में बात नहीं जा रही है, और वो चुपचाप बातें चल रही हैं। ये पता होने के बाद भी कि अभाव है। जो हो सकता है छोटी मोटी घटनाएं बरगी डैम में पहले भी हुई होंगी, कोई खबर नहीं आई होगी, या उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया होगा कि इसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और तीसरी बात मैं बोलूंगा, टेक्नोलॉजी हमारे देश में इतनी डेवलप हो गई है। हम इंडिया काफी लीडर्स है एआई के मामले में भी। हम टेक्नोलॉजी को ट्रेनिंग में यूज नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, किसी को अगर मैं बोलूं कि क्रूज डूब जाएगा और डूबने के बाद ऐसे लोग हताहत होंगे, ये कह करके मैं अगर प्रशिक्षण देता हूं, तो वो एक मुद्दा हुआ, शायद लोग उतना सीरियस ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैं एक खड़ा करके किसी व्यक्ति को और एक विजुअल ऐसा क्रिएट करता हूं जहां उसको महसूस हो, जो एआर वीआर के अंदर ये पॉसिबल है, और हम लोग अभी इस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किया है इंडिया के अंदर भी, जहां उसको फील होने लगेगा कि मैं क्रूज के अंदर हूं, अब मेरा ये क्रूज डूब रहा है। आप सोचिए कि उसके बाद उसी ऑफिसर का रिएक्शन कैसे बदल जाएगा। अभी जो ऑफिसर सिर्फ अपना स्टेटमेंट देकर के पलट जाता है। ये यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि शिक्षा की भी जरूरत है और जागरूक होने की भी जरूरत है, और इसकी लीडरशिप की, बिल्कुल लीडरशिप की, क्योंकि जिम्मेदार तो है ही, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सही जो है आपने जानकारी भी दी है कि क्या कैसे एक सिस्टम काम करे, वो बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।